हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन ने देखा कि सीईटी जो एग्ज़ाम है उसमें जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन चलाए थे हमने हमारी टीम के द्वारा, उसमें ये मान के चलें कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर वो क्वेश्चन देख के गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो उसके 40% मार्क्स बिल्कुल बन रहे हैं, आसानी से बन रहे हैं। कोई ज़्यादा इसमें जोर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो सिलेबस यहाँ पर करवाया था, जो एमसीक्यू टाइप के या कह सकते हैं मॉडल पेपर, या अपन कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे उनकी हमने सीईटी से पहले क्लासें हमारे प्लस एकेडमी पे लगवाई थी। थोड़ा सा जो सर थे उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप लोग ये सीईटी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं इनको आप थोड़ा करवा दें तो बच्चों का भला हो जाए। तो अब सीईटी की एग्ज़ाम दे के आप फ्री हो गए, तो उसी तरीके से हम जो हमारी टीम है प्लस एकेडमी, इसके द्वारा जो प्लस एकेडमी के ऊपर आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि रिट की जो एग्ज़ाम है, रिट जो पात्रता एग्ज़ाम है 2025, ये पात्रता एग्ज़ाम जनवरी के अंदर प्रस्तावित है। तो जनवरी के अंदर प्रस्तावित होने की वजह से अपने पास में अगर अपन देखें तो कुल मिलाकर अगर थोड़ी सी बात करें तो अपने पास में लगभग 60 डेज ही है। कैसे? वो इस तरीके से है क्योंकि अभी सीईटी की एग्ज़ाम दी है, उसके बाद में दीपावली आ गई और दीपावली के 5-7 दिन तो निकल ही जाएंगे। थोड़ा बीच में फिर मकर संक्रांति आ जाएगी, तो आप लोगों को इस तरीके से वो 75 डेज हैं उनको न मानकर 60 डेज हैं। बीच में शादियां भी हैं बहुत सारी, नवंबर दिसंबर के अंदर तो आपको पता ही है शादियों का सीजन है। तो उस चीज को ध्यान में रखे हुए अपने को 60 दिन के अंदर अपने को रीट की जो पात्रता परीक्षा है, यानी कि रीट के अंदर अगर सामान्य तौर पे अपन देखें तो यानी कि 60% अपने को लाना है इसके अंदर। कितने प्रतिशत? 60% अपने को इसके अंदर लाना है। तो आज अपन बात करेंगे रिट के ऊपर ही। तो रिट के जो पात्रता एग्जाम है जनवरी के अंदर, इसके जो पाठ्यक्रम की बात करेंगे अपन सबसे पहले कि क्या पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो इसमें अगर अपन आगे बात करें, थोड़ा सा आप लोगों को जो अंक हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, ये बता देता हूं। अब आप लोगों को दिख रहे होंगे कि जो एसएसटी वाला जो पेपर है अपना, एसएसटी हो चाहे साइंस हो, तो उसमें कुल पर्सन होंगे 60। कितने क्वेश्चन होंगे? 60। और उनके कुल अंक कितने होंगे? वो भी 60, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। अपन बात कर रहे हैं सामाजिक एसएसटी वाले जो सब्जेक्ट है उसकी, ठीक है। तो जो मेन विषय अपना एसएसटी वाला उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बता दें कि जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज, ठीक है, इनकी जो क्लास है हमारी, ये हमारे जो सर हैं अंकित जी सर हैं, ये आपको अभी स्टार्ट करा रखा है उन्होंने। कौन सा? जो राजस्थान की जो हिस्ट्री और कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है उसको उन्होंने शुरू किया एक बार, क्योंकि राजस्थान की कला एवं संस्कृति और इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पहले हमने रिक्वेस्ट की कि सर आप कला एवं संस्कृति वाला और हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ताकि वो करवाओ, ताकि बच्चों को थोड़ा सा भला हो जाए। तो उसके बाद में हमारे पूनिया सर, तो जो पूनिया सर है हमारे, जो इंडियन ज्योग्राफी के लगातार प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने 1-2 क्लास ली भी है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख भी सकते हैं। तो पूनिया जो सर हैं उन्होंने भारत का भूगोल की बात करेंगे वो, ठीक है।
और आज जो अपनी क्लास है, आज जो उसी कड़ी के अंदर जो अपना सेशन है वो है रीट का। और रीट के अंदर अपन बात करेंगे, अपन जो लोग बात करेंगे वो राजस्थान के भूगोल की, यानी कि राजस्थान के जो भूगोल है उसकी अपन चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड अपन सबसे पहले तो जो टॉपिक वाइज जो अपने को दे रखा है सिलेबस के अंदर उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक वाइज के अंदर अगर अपन राजस्थान के भूगोल की बात करें तो अपना ये पोर्शन दे रखा है, ऐसे लाइनों में तो थोड़ा 2 ही लाइनों में आ रखा है, लेकिन वैसे बड़ा बहुत है ये। तो ये अपना राजस्थान का भूगोल है। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर अगर अपन टॉपिक की बात करें तो इसमें भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवाह प्रणाली, झीलें, मृदा जल संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल और वन्य एवं वन्य जीव। तो उनकी अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के अंदर। तो राजस्थान के भूगोल की अगर अपन सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वही है, उसी की पीडीएफ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अपन राजस्थान के भूगोल के अंदर टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन कैसे पढ़ेंगे रीट के लिए, ठीक है, यानी कि रीट की जो पात्रता एग्जाम है, रीट पात्रता परीक्षा जो जनवरी के अंदर प्रस्तावित है, लिख सकते हैं यहां 2025। इसके लिए अपन किस आधार पे बात करेंगे, जो राजस्थान के भूगोल है उसकी अपन बात करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। इसकी बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में अपन सबसे पहले राजस्थान के जो जर्नल टॉपिक हैं, जो सामान्य परिचय वाले टॉपिक हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अंदर राजस्थान के भूगोल में अगर अपन बात करें तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक हैं, सबसे पहले 1 नंबर पे जो राजस्थान की उत्पत्ति है, राजस्थान की उत्पत्ति, इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। दूसरी इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो अपना वर्तमान राजस्थान है ये कभी भी राजस्थान के नाम से नहीं जाना गया, यानी कि अपन दूसरा जो टॉपिक रहेगा अपना बेसिक ज्योग्राफी का वो रहेगा राजस्थान के नामकरण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जो अपना सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान के भूगोल में वो रहेगा राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तीसरा अगर अपन बात करें जो टॉपिक रहेगा अपना जो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। जो राजस्थान की स्थिति कैसी है, ये पतंगाकार है, विषम कोणीय है या कैसी है या चतुर्भुज है, उनकी बात करेंगे अपन। और इसके जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, उनकी बात करेंगे अपन। तो ये एक राजस्थान का सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन की बात चल रही है अपन। आगे अपन बात करेंगे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि राजस्थान को व्यक्तिगत के आधार पे और सामान्य आधार पे कितने भागों में बांटा गया, उसकी बात करेंगे अपन।
तो ये भी एक तरीके से अगर अपन देखें तो राजस्थान का सामान्य परिचय का ही भाग है कि राजस्थान को कितने जो फिजिकल डिवीजन है उनमें वर्गीकरण किया गया है। आगे अपन बात करेंगे, पांचवा जो टॉपिक रहेगा अपना, राजस्थान की जलवायु। तो जो अपने रिट के अंदर जो सिलेबस है अपना, तो रिट के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहां से दे रखा है अपना भौतिक प्रदेश से, ठीक है। भौतिक प्रदेश के बाद में जलवायु, ये यानी कि कह सकते हैं अपन राजस्थान का एक सामान्य परिचय है। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, राजस्थान के भूगोल का सामान्य परिचय। तो ये एक तरीके से जो 5 टॉपिक हैं अपने राजस्थान के भूगोल में सामान्य परिचय से रिलेटेड हैं। अपने जो रिट के अंदर जो दे रखा है तो वो यहां से दे रखा है, ठीक है। अभी अपन ने चर्चा की, सबसे पहले भौतिक प्रदेशों के बारे में दे रखा है। ऊपर बचते हैं अपने पास में 3 टॉपिक, 1, 2 और 3। पहला जो राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इनसे जो सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन कर लेता है। तो ये वैसे तो अपन देखें कि सामान्य परिचय के ही सारे के सारे भाग, तो एग्जामिनर हो सकता है कि क्वेश्चन कर ले यहां से। तो अपन यहां एक एक टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद में अपन जैसे जैसे अपवाह प्रणाली की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे, मर्दा की बात करेंगे, पर्यटन जो स्थल हैं उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन उनकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो अपने, तो मैं तो यही कहता हूं कि नोट्स बनाना चाहिए स्वयं के, क्योंकि दूसरे के जो नोट्स होते हैं दूर से ही अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, समझ में भी नहीं आते। तो जैसे जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस तरीके से आप लोग उन नोट्सों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। तो सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं रीट जो पात्रता परीक्षा 2025 जनवरी के अंदर जो प्रस्तावित है उसकी, और उसमें अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। तो यहाँ आप लोग राजस्थान का भूगोल लिख के उस पहले पेज के ऊपर नोटबुक के अंदर, और उसमें ये सिलेबस ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि अपन ने रीट के आधार पर कितने सिलेबस कितने टॉपिकों की अपन ने बात कर ली है। तो आगे अपन बात करें, आज जो अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान की उत्पत्ति। क्या रहेगा? राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। आगे अपन बात करें कि राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। तो अगर अपन बात करें राजस्थान की उत्पत्ति की, तो सबसे पहले जो अपनी फिजिकल भूगोल आती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो भूगोलवेताएं हैं उन्होंने महाद्वीप एवं महासागरों से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, और उनके अंदर एक सिद्धांत आता है अपने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी अपन राजस्थान की उत्पत्ति से रिलेटेड अपन बात करेंगे यहाँ पे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत 1912 के अंदर दिया, ठीक है, और इन्होंने जो वर्तमान में अपने पृथ्वी के ऊपर जो उच्चावच दिखते हैं अपने को, तो उन्होंने बताया कि ये जो वर्तमान में महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं, इनको वेगनर ने एक नाम दिया गया कि संयुक्त रूप से ये महाद्वीप जुड़े हुए थे पहले, ठीक है। तो उन्होंने एक नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। यानी कि ये पेंजिया था, यानी कि सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर 2 उच्चावचों की उत्पत्ति होती है, और पहला जो बताया उन्होंने स्थल खंड के रूप में वो था पेंजिया।
ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां स्थल खंड। एक स्थल खंड के रूप में जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। ये जो पेंजिया था ये 29% भाग पर ही था। कितने परसेंट भाग पर? 29% भाग पर ही। ये स्थल खंड यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग था और इसके चारों ओर क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। अब बाकी का जो इस पृथ्वी के ऊपर पानी भरा हुआ था जलीय भाग था, और ये जलीय भाग इतना बड़ा था तो इसे क्या कहा? महासागर। ठीक है, तो ये जो जलीय भाग 71% भाग पर, क्योंकि 29% भाग पर तो क्या था? पेंजिया था जो वेगनर ने बताया उसे, और 71% भाग पर क्या था? पैंथालासा। पैंथालासा ये एक जलीय भाग था। क्या था? जलीय भाग। अब उन्होंने 1912 के अंदर एक थ्योरी दी, महाद्वीपीय और महासागरीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अंदर एल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि ये जो अपने को वर्तमान में जो महाद्वीप दिख रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो जितने भी महाद्वीप हैं, ये अपने को वर्तमान स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, तो ये प्राचीन समय में ये एक रहे होंगे। और उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया पेंजिया। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो वर्तमान में जो महासागर हैं उन्हें क्या नाम दिया? पैंथालासा। कि वो भी पहले प्राचीन समय में क्या रहे होंगे? एक रहे होंगे, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? पैंथालासा। जो पैंथालासा था ये 71% भाग पर था, और जो पेंजिया था ये 29% भाग पर था। अब क्या होता है कि ये जो पेंजिया है इसका क्या होता है? विखंडन होता है। और वेगनर बताते हैं कि कार्बोनिफेरस काल के अंदर, कार्बोनिफेरस काल के अंदर ये जो पेंजिया है इसका क्या होता है? विखंडन होता है, और ये दो भागों में टूटता है। कितने भागों में? दो भागों में टूटता है। ये मिटा देता हूं भैया ना। ये दो भागों में टूटता है। ये पेंजिया है, दो भागों में टूटता है। एक भाग इसका उत्तरी भाग, एक उत्तरी भाग, और एक दक्षिणी भाग। एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। अब जो उत्तरी भाग था इसे उन्होंने क्या कहा? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था उसे उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। तो जो उत्तरी भाग उसे क्या कहा? अंगारा लैंड। या इसे कह सकते हैं लोरेंसिया। एक नाम आता है इसके लिए, लोरेंसिया। ये उत्तरी भाग। एक इन्होंने कहा दक्षिणी भाग, और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और गोंड एक अपने जनजाति भी है, भारत की सबसे पुरानी जो जनजाति है गोंडवाना, गोंड जनजाति। तो जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा, और जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड कहा। कि ये कार्बोनिफेरस काल के अंदर ये पेंजिया है, दो भागों में टूटता है। कितने भागों में तोड़ा? दो भागों में, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक भूसन्नति उत्पन्न होती है।
एक भूसन्नति पाई जाती है। और ये क्या है? एक भूसन्नति। जियोसिंक्लाइन। ये जो भूसन्नति है इसे नाम दिया गया टेथिस। क्या नाम दिया गया? टेथिस। ठीक है, टेथिस सागर। यानी कि इसके अंदर पानी भरने से इसे क्या कहा गया? सागर कहा। तो अगर अपन बात करें कि ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, ये पेंजिया के भाग हैं। किसके भाग हैं? पेंजिया के। जो कार्बोनिफेरस काल के अंदर इनका क्या होता है? विखंडन होता है। इस पेंजिया का विखंडन हुआ और दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक भूसन्नति उत्पन्न होती है और उसे क्या कहा? भूसन्नति को क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। ज्योग्राफिकल टर्म्स के आधार पर इसे भूसन्नति कहते हैं। अगर आप लोगों को इस पेन से नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा यूज में ले लेता हूं। इसे ज्योग्राफिकल टर्म्स के आधार पे क्या कहा गया? भूसन्नति कहा। और इस भूसन्नति को नाम दिया गया है क्या? टेथिस सागर। ठीक है, नाम दिया गया टेथिस सागर। सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जलीय भाग था, जल भरने की वजह से इसे क्या कहा गया? टेथिस सागर। तो उन्होंने दो भागों में तोड़ा और तोड़कर एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अब जो अंगारा लैंड है, उत्तरी भाग है अपना, ये अंगारा लैंड से जो अपने महाद्वीप अपने को वर्तमान में जो उत्तर वाले दिखाई देते हैं, कौन कौन से? अगर अपन इसमें बात करें, एक जो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके जस्ट सामने है यूरोप और इसके पास में है उत्तरी एशिया। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, इसका निर्माण होता है, इन जो महाद्वीपों का निर्माण होता है किससे? अंगारा लैंड से। बाकी के जो बच गए सारे के सारे जो वर्तमान में अपने को महाद्वीप दिख रहे हैं, उन सब का निर्माण होता है किससे? गोंडवाना लैंड से। तो जो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा है अंटार्कटिका, और एक है अपना दक्षिणी एशिया। तो जो दक्षिणी एशिया है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो इस तरीके से वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है 1912 के अंदर प्रस्तुत किया और उन्होंने दो भागों में तोड़ा इसे, एक अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक भूसन्नति उत्पन्न होती है जिसे टेथिस सागर कहा है। जो अंगारा लैंड से उन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई जो उत्तर में है वर्तमान में, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। गोंडवाना लैंड से जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक जो अपना दक्षिणी एशिया वाला भाग और एक अंटार्कटिका वाला भाग, इससे जो उत्पन्न होते हैं ये गोंडवाना लैंड से उत्पन्न होते हैं। अगर अपन बात करें कि ये जो अल्फ्रेड वेगनर है ये जलवायुवेता और इन्होंने चट्टानों के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इसे जलवायु और रॉक्स के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो ये क्लाइमेटोलॉजी भी कहलाते हैं। कौन? अल्फ्रेड वेगनर। ये चीज भी अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करें कि भारत का निर्माण कैसे हुआ और राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। यानी कि भारत का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड और
एक जो अपन ने भूसन्नति बताई है जिसे क्या कहा, 33 सागर। तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से, तो मैं लिख देता हूं यहां जीटी से। किससे हुआ? जीटी से। तो जो भारत का निर्माण होता है उसी से राजस्थान का निर्माण होता है, क्योंकि दक्षिणी एशिया किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और अपन दक्षिणी एशिया का भाग है। भारत किसका भाग है? दक्षिणी एशिया का। तो दक्षिणी एशिया का भाग होने की वजह से अपन किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो एक भाग है उत्तरी भाग, जिसे क्या कहा? अंगारा लैंड या लोरेंसिया। एक भाग था दक्षिणी भाग, और ये जो दक्षिणी भाग था इसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में, दोनों के बीच में एक भूसन्नति जिसे क्या कहा? 33 सागर। 33 सागर। मैं आप लोगों को यहां समझा रहा हूं, आगे इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे प्लस एकेडमी के, जो प्लस एकेडमी सीकर का एक टेलीग्राम बना हुआ है, तो उसके अंदर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं और क्लास देख सकते हैं। ठीक है। तो जो अपना भारत का निर्माण होता है वो किससे होता है? गोंडवाना लैंड से। किससे होता है? गोंडवाना लैंड से। भारत, या अपन कह सकते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का निर्माण भी किससे होगा? जिससे भारत का हुआ है उसी से राजस्थान का निर्माण होगा। तो भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड से, तो राजस्थान का निर्माण भी गोंडवाना लैंड से। आगे अपन बात करें कि ये अपना भारत, ये भारत, और भारत के यहां पर है प्रायद्वीपीय भारत, या प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं अपन। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। क्यों कहा प्रायद्वीपीय पठार? क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का जो दक्षिणी भाग है ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और तीन ओर से पानी से घिरा हुआ को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? द्वीप या आइलैंड कहते हैं। तो भारत का इसे जो प्रायद्वीपीय पठार है ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और भारत के उत्तर में यहां पर है हिमालय। क्या है? हिमालय। यहां हिमालय, ये दिख रहा है ना साफ पूरा? हिमालय। और हिमालय, ये क्या है? हिमालय। तो बता दें कि हिमालय के इतनी ऊंचाई होने की वजह से यहां पर किसका निर्माण हुआ? यहां पर ऊंचाई होने की वजह से तापमान कम, और तापमान कम होने की वजह से यानी कि तापमान नगण्य के बराबर, और तापमान कम होने से यहां पर हिमानी का क्या हुआ? जमाव, यानी कि बर्फ का क्या हुआ? जमाव। और उसके बर्फ के जमने से यहां पर किसका निर्माण हुआ? ग्लेशियर का। किसका निर्माण हुआ? ग्लेशियर का। और ये जो ग्लेशियर हैं ये वर्तमान में भी हैं। ठीक है। तो हिमानी या ग्लेशियर का निर्माण हुआ, और इस ग्लेशियर की वजह से जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका विस्तार होता है। एक यहां पर गंगा नदी,
इधर सिंधु नदी, तो इस तरीके से हिमालय, तो हिमालय उसके बाद में ये वाला जो भाग है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग और ये गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पेंजिया दो भागों में टूटा, तो एक उत्तर वाला भाग जिसे अपन ने क्या कहा अंगारा लैंड, और एक दक्षिणी वाला भाग उसे अपन ने क्या कहा गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में क्या है 33 सागर, तो जो उत्तर में है उसे अंगारा लैंड और जो दक्षिण में उसे गोंडवाना लैंड, और बीच वाले भाग को क्या कहा 33 सागर। तो अपन देखें कि यहां पर नदियों का क्या हुआ, उद्गम हुआ ग्लेशियर की वजह से, सिंधु नदी। उसी तरीके से एक नदी उधर भारत के पूर्वी भाग में जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, और एक गंगा नदी। इस तरीके से इनका क्या हुआ, जो बड़ी नदी है उनकी बात कर रहा हूं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। इनसे क्या हुआ कि ग्लेशियर पिघले, और ग्लेशियर पिघलने से इन नदियों का विकास और नदियां निकल कर आई, और इन्होंने क्या किया कि इस 33 वाले भाग में इन्होंने अवसादों का क्या कर दिया, जमाव कर दिया। और इस अवसादों के जमाव से यहां पर किसका निर्माण हुआ, 33 सागर का। ये जो 33 सागर है, 33 सागर का में नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद का जमाव हुआ, और इससे भारत का एक विशाल मैदान जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं उसका निर्माण हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का। तो जो 33 सागर है, यानी कि सामान्य तौर पर अगर अपन भारत को भौतिक विभाजों में वर्गीकरण करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, एक हिमालय, ए वाला पोर्शन हिमालय, बी वाला पोर्शन है उत्तर का विशाल मैदान, सी वाला पोर्शन है प्रायद्वीपीय पठार, और जो डी वाला है जो यहां पर तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो इस तरीके से भारत को सामान्यतः चार भागों में बांटा। एनसीईआरटी में भारत को 6 भागों में बांट रखा है, ये चीज याद रख लेना। सामान्य तौर पे हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय मैदान। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण 33 सागर के रूप में होता है, यानी कि 33 सागर से हिमालय की 33 सागर से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण होता है। और इस हिमालय की वजह से यहां पर जो नदियां निकली, इसकी वजह से किसका निर्माण हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का, यानी कि भारत का एक फिजिकल डिवीजन उत्तर का विशाल मैदान, इससे किसका निर्माण हुआ, 33 सागर से। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो यहां पर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण हुआ किससे, गोंडवाना लैंड से। अपन बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें, राजस्थान का जो निर्माण हुआ वह हुआ जीटी से। जीटी यानी गोंडवाना लैंड, और 33 सागर, 33 सागर, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। अब ये जो अपना राजस्थान है, इसे सामान्यतः जो फिजिकल डिवीजन है सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला अगर अपन देखें, एक है थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान, और चौथा है हाड़ौती पठार, यानी कि पठारी भाग। इस तरीके से राजस्थान को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड और 33 सागर से, यानी कि यहां पर पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर अपन बात करें कि जो भारत है अपना, भारत के अंदर जो पश्चिमी
एक घाट देखने को मिलती है जिसे पश्चिमी घाट, यहां पर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। एक आती है पूर्वी घाट, और उसके बाद में जो महाराष्ट्र के अंदर एक पर्वत श्रृंखला जिसे सतपुड़ा के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर जस्ट जो गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश तक है विंध्याचल, और उसके बाद में एक पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान के अंदर से होती गुजरती है उसे कहते हैं अरावली। तो जो अरावली है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो अरावली का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार से। किससे हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार से। यानी कि भारत का तो एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, और उससे निर्माण हुआ है किसका? अरावली का। यहां पर अगर अपन दूसरी बात करें कि यहां कुछ पठार देखने को मिलते हैं अपने को, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। यहां पर एक पठार देखने को मिलता है विंध्याचल के ऊपर, जिसे अपन मालवा का पठार, मालवा का पठार, और एक है यहां पर माल, ज्योग्राफी के अंदर माल, और कह सकते हैं इसे हाड़ौती का पठार, क्योंकि यहां पर हाड़ा राजाओं का अधिकार होने की वजह से इसे क्या कहा गया? हाड़ौती, या माल भी कह सकते हैं, हाड़ौती पठार। तो यहां पर जो पठार हैं, तो उन पठारों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार से। तो जो अरावली है, अरावली किसका भाग है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। और जो हाड़ौती का पठार है वो भारत के किससे बना हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो यानी कि भारत का एक भौतिक प्रदेश जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि जो चट्टानी भाग है, जो रॉक्स वाला पार्ट है, यानी कि अरावली और जो हाड़ौती पठार है ये एक कठोरतम भाग है, और ये कठोरतम भाग किसके बने हुए हैं? चट्टानों के। तो इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार से। उसी तरीके से जो हिमालय से निकलने वाली एक नदी जिसे सिंधु नदी, एक नदी निकली जिसे सिंधु नदी कहा। अब ये सिंधु नदी पाकिस्तान में है, और इसके सहायक एक दूसरी नदी यहां निकलती थी, सरस्वती नदी। अरावली के इस सहारे एक नदी थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो इस नदियों की वजह से क्या हुआ? मैंने कहा कि जो हिमानी या ग्लेशियर से जो नदियां निकली, जैसे सिंधु, भारत के अंदर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनसे किसका निर्माण हुआ? उत्तर के विशाल मैदान का। तो यहां से एक हिमालय से नदी निकलती है, सरस्वती नदी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कालका एक जगह पहाड़ी है, वहां से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ। और वो जो वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ग्लेशियर वो क्या हो गए? बंद हो गए बनना वहां पर, यानी कि बर्फ का जमना वहां पर क्या हो गया? बंद हो गया। और उसकी वजह से ये जो सरस्वती नदी है इसका बहाव क्षेत्र भी बंद हो गया। यानी कि अगर अपन कहें तो ये जो सरस्वती नदी है अब मृत नदी है। क्या है? मृत नदी है। लेकिन इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ? इस वाले क्षेत्र में अवसादों का, पहले जब ये बहती थी उस समय अवसादों का क्या हुआ? जमाव हुआ, और उस अवसादों के जमाव की वजह से यहां पर किसका? मैदानों का निर्माण हुआ। लेकिन जलवायु कंडीशन की वजह से, क्योंकि अब ये क्या होगी? मृत नदी है, यहां से कोई नदी बहती नहीं है, नाम बचा है बस अभी इसका। तो जलवायु कंडीशन की वजह से जो राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तो जो थार का मरुस्थल का निर्माण होता है जलवायु कंडीशन की वजह से होता है। और यहां पर आगे देख लेते हैं।
तो यहां पर अरावली, इसके यहां पर पश्चिम की साइड में सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में थार का मरुस्थल का निर्माण हुआ, ये अरावली है। और यहां पर एक ऊंचा उठा हुआ भाग जिसे अपन पठार क्षेत्र या कह सकते हैं हाड़ौती पठारी भाग, पठारी भाग है तो उसे नाम दिया गया हाड़ौती पठारी क्षेत्र। और यहां पर एक मैदान का निर्माण होता है इस वाले क्षेत्र में, मैदानी भाग, और इसकी जो इसे कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या है, कौन सी नदी है, चंबल नदी। जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी। ये चंबल नदी ऊपर से आती है कि यमुना नदी, उसमें समाहित हो जाती है, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में ये आगे गंगा नदी में, यमुना नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है, यानी कि यमुना नदी किसकी सहायक है, गंगा नदी की। तो इस तरीके से ये यमुना में और ये गंगा में, तो यमुना और ये कह सकते हैं कि गंगा, क्योंकि गंगा का विस्तार ज्यादा है, तो गंगा नदी से किसका निर्माण हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो चंबल नदी है किसका भाग है, गंगा नदी का। तो यहां पर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो इसका निर्माण किससे हुआ, किससे हुआ, मैदान, ये जो नदियां हैं इससे हुआ, और मैदानी प्रदेश यानी कि उत्तर के विशाल मैदान से, उत्तर के, भारत का उत्तर विशाल मैदान। और इस भारत के उत्तर विशाल मैदान का ही भाग कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस तरीके से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती पठारी प्रदेश। तो जो राजस्थान का निर्माण है वो किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड अगर भारत की बात करें तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति होती है, वो तो गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से अपन यहां लिख सकते हैं अरावली एक, तो ठीक है अरावली, और दूसरा अपन लिख सकते हैं यहां पे हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ, अरावली और हाड़ौती पठार का। या अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको कि जो गोंडवाना लैंड है ये भारत के प्रायद्वीप का निर्माण करता है, किसका, प्रायद्वीपीय भाग, पठारी क्षेत्र का, इसका निर्माण करता है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इससे राजस्थान का, ये तो भारत का भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, और इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई वो है 2। एक तो कौन सा है, कौन सा है भाई, एक है अरावली और एक है हाड़ौती पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड भारत का तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इससे किसका निर्माण हुआ राजस्थान के, तो ये राजस्थान के हैं, अरावली और हाड़ौती पठार क्षेत्र। अब अपने पास में बच गया 33 सागर। अब इस 33 सागर से किस किस का निर्माण हुआ, तो भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो 33 सागर से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, और एक दूसरा जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, तो 33 सागर से भारत का एक भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान, इससे निर्माण हुआ, ये भारत का भाग है। और इस उत्तर के विशाल मैदान से राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई,
वो है एक थार का मरुस्थल और एक है कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस तरीके से जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं सामान्यतः अरावली, हाड़ौती, पठार। तो जो अरावली और हाड़ौती पठार हैं ये चट्टानी भाग है और चट्टानी भाग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। उसी तरीके से जो उत्तर का विशाल मैदान है भारत का, उससे राजस्थान का निर्माण हुआ थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश का। इसका निर्माण हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो इस तरीके से जो राजस्थान की उत्पत्ति होती है ये गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से होती है। किससे होती है, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। आगे अपन बात करें कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उसको देखते हैं अपन थोड़ा सा। तो मैं पहले आपको ऑप्शन बता देता हूं। अंगारा लैंड, एक बी ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, सी ऑप्शन है तैतीस सागर, डी ऑप्शन है गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर। तो मैं अब क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने कि राजस्थान का निर्माण स्थलीय भाग से हुआ। स्थलीय भाग से हुआ। तो जो राजस्थान का निर्माण है वो कौन से स्थलीय भाग से हुआ। तो अपन ने चर्चा की कि स्थलीय भाग जो अपन ने वेगनर ने 1912 के अंदर संयुक्त रूप से कहा, उसे क्या कहा, पेंजिया। और पेंजिया दो भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो राजस्थान का निर्माण हुआ कौन से स्थलीय भाग, ये टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्थलीय भाग पूछा है। तो स्थलीय भाग कौन से हुआ, गोंडवाना लैंड से। पहली बात। अगर यहां पूछ ले कि राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान का निर्माण हुआ, अगर यही पूछ ले तो किससे हुआ राजस्थान का निर्माण, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। फिर अपना जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान का निर्माण हुआ है, यह क्वेश्चन है कि राजस्थान का निर्माण हुआ है। पहला, उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा, बी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तीसरा, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। और तीसरा, इनमें से कोई नहीं, या अपन कह सकते हैं तटीय मैदानी क्षेत्र से। तो जो राजस्थान का निर्माण हुआ है किससे हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ए व बी, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान। यानी कि भारत के संदर्भ में पूछ रहा है अब ये क्वेश्चन। तो भारत के संदर्भ में अपन ने बात की कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है और एक उत्तर का विशाल मैदान है, इससे निर्माण होता है। किससे, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से ये जो अपना टॉपिक था
जो पहला जो टॉपिक था अपना राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुई है, ठीक है। और भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, इससे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति होती है। तो जो अपना पहला टॉपिक था रीड से रिलेटेड, यानी कि राजस्थान के भूगोल में सामान्य परिचय की अपन बात कर रहे थे, तो अपन यहां पर जो अपनी टैग लाइन है शून्य से सफलता की ओर, यानी कि मैं आप लोगों को राजस्थान के भूगोल 0 से पढ़ा रहा हूं। मैं डायरेक्ट आप लोगों को भौतिक प्रदेशों पर नहीं गया, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं उनको ऐसा पता ही नहीं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आज जो अपना टॉपिक था राजस्थान की उत्पत्ति से रिलेटेड, उसकी अपन ने चर्चा की। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद।